Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ePathshala के चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11th की हिस्ट्री का दोस्तों ये चैप्टर 9 है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये वीडियो का पहला पार्ट है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। तो क्लास 11th की हिस्ट्री के लिए एक अच्छी बात ये है कि इससे पहले हमने इस चैप्टर को डाला था बट वो मोस्टली हिंदी के कॉन्सेप्ट में अवेलेबल था, बट नाउ दिस वीडियो इज़ विद इंग्लिश प्लस एंड हिंदी सबटाइटल। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में इसे समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ है बट नए सिलेबस में ये चैप्टर है और आपको एक सही तरीके से कंटेंट इसमें जानने को मिलेगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो बेसिक हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या करने वाले हैं, मतलब क्लास 11th की हिस्ट्री में इस चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों रखा गया है जो डिलीट नहीं हुआ है इस सिलेबस में, और इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी। अब औद्योगिक क्रांति क्या होती है वो आप इस चैप्टर में समझ लेंगे, लेकिन आपको जानना बेसिक ये है कि ब्रिटेन में ही क्यों हुआ ये, है ना। हम इंग्लैंड नहीं पूछ रहे हैं, हम अमेरिका नहीं पूछ रहे हैं, हम इंडिया नहीं पूछ रहे हैं, हम ब्रिटेन पूछ रहे हैं। तो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था, इसीलिए हिस्ट्री के हिसाब से हमारे नॉलेज में ये चीज़ होनी ज़रूरी है। देन हम समझने की कोशिश करें कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ट्रेड, टाउन्स और फाइनेंस जैसी सिचुएशन जो थी ब्रिटेन में जब स्टार्ट हुई तो साथ में यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों के अंदर स्टार्ट हो गई ये चीज़ें, और उसके साथ साथ हमें भी इसका फ़ायदा हुआ। ओके, तो हम इसमें पढ़ने की बेसिक कोशिश करेंगे, क्या वो आपको समझ में आ गया। जो पूरे चैप्टर की टाइमलाइन रहेगी दोस्तों वो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 1700 से लेके 1800 या मैं बोल सकता हूँ लगभग 1900 के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस बीच बेसिक कॉन्सेप्ट 1780 से 1850 के बीच में बताया गया और ये बताने की कोशिश करी गई है कि यही ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक दोनों में चेंजेस देखे गए थे, इसीलिए पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको बोला गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ था, जैसे मशीनों का विकास हो गया, कोल का विकास हो गया, नई कॉटन इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई और नई मशीनें आ गई, फिर रेलवे लाइंस थी, साथ में इन लोगों ने पानी से कैसे व्यापार करने की कोशिश करी पानी के थ्रू, है ना। तो नई नई मशीनों का बनना बड़े पैमाने पर, पहले छोटे पैमाने पे बनता था, या तो वह हाथ से बनता था या छोटी मोटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन 1780 से लेकर 1850 के बीच में इतने बड़े बड़े आविष्कार देखने को मिले थे इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर, जो सही मायने में बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ला चुका था हमारे इतिहास के लिए। तो 1780 से लेकर 1850 के बीच में बहुत सारे आविष्कार हुए थे जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सारे आविष्कार तो नहीं पढ़ेंगे पर कुछ ऐसे आविष्कार पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों कहलाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट मीन्स उद्योगों का बढ़ना, औद्योगिक क्रांति हो जाना। वो क्रांति बहुत सारी चीज़ों में हो गई, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे कैसे कोल से हम लोगों ने शुरुआती समय में रेलवे लाइंस का मतलब भाप के इंजन बनाने की कोशिश करी, जिसे आप स्टीम इंजन बोलते हैं। हमने देखने की कोशिश करी कि कोल कहाँ से मिनरल ऑफ रिसोर्स बनेगा। साथ में हमने देखा कि कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी, कॉटन एक टर्निंग पॉइंट बना, कॉटन कपास जैसे आप बोलते हैं। उसके बाद हमने रेलवे लाइन की शुरुआत करी जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ऐसे जो आविष्कार हुए थे, तो ये इन्वेंशन जो थे सही मायने में व्यापार के लिए एक चेंजिंग मैं कह सकता हूँ रोल निभाने वाले थे। अब यहाँ पर फ़ायदा होने वाला था इंग्लैंड को, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंग्लैंड के लिए कि उन्होंने अपने देश के अंदर इतने बड़े बड़े आविष्कार करे। 1780 से लेकर 1850 के बीच में लगभग 60 साल में इंग्लैंड जो था दूसरी कंट्री के मुकाबले में बहुत आगे चला गया था। तो आप इतनी देर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द सुन रहे हैं, जिससे आप हिंदी में औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, और औद्योगिक क्रांति का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि औद्योगिक क्रांति होती क्या है। बहुत सारे उद्योगों का बढ़ना या नए आविष्कार होना ही औद्योगिक क्रांति है। और पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के अंदर हुई थी। बाद में इसका इफेक्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और साथ में विश्व के बहुत सारे हिस्सों में इसका इफेक्ट देखने को हमें मिला था। तो दोस्तों, यूरोप के बहुत बड़े विद्वान थे जिन्हें आप बोल सकते हैं, जो फ्रेंच के थे, जिसे आप जॉर्ज मिशेलेट बोलते हैं। इन्होंने, ये हमारे कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा है हमारे फ्रेडरिक एंजल, ये जो हमारे हैं ये जर्मनी के थे दोस्तों। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करा। आपको इनकी टाइमलाइन, इनका डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेट ऑफ डेथ अगर जाननी है तो आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली टाइम पीरियड तो आपके इसमें नहीं बताया हुआ है, हाँ, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे आप औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। उसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है आर्नोल्ड टॉयनबी ने करा था, जिनका टाइम पीरियड आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि 1852 से लेकर 1883 तक इनका टाइम पीरियड था। और उस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड के अंदर किंग जॉर्ज थर्ड जो थे उनका शासन था। उन्होंने फ्रेडरिक एंजल और साथ में जॉर्ज मिशेलेट, इन दोनों की औद्योगिक क्रांति के बारे में थीसिस पढ़ी। एंड देन फाइनली आर्नोल्ड ट्रेबैनी ने पूरी तरीके से अपने टाइम पीरियड का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसी टाइम पीरियड के बीच में तो आविष्कार हो रहे हैं और उसके 2 साल बाद ये पैदा हुए थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चीज़ों को पढ़ना कोशिश करा। और पढ़ने के बाद उन्होंने उस टाइम पीरियड पे, जिस समय जॉर्ज थर्ड का शासन चल रहा था, तो उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए। और उनके मरने के जस्ट बाद 1 साल बाद 1884 के अंदर एक बुक पब्लिश होती है जो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताती है, जिसे आप लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड बोलते हैं। ये बनाई गई थी आर्नोल्ड ट्रेबैनी के द्वारा और उनकी डेथ के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी। और दोस्तों, यानी कि ये जो हम जॉर्ज मिशेलेट और फ्रेडरिक एंजल बोल रहे हैं, वो हमारे बहुत पहले के क्या कहते हैं राइटर या थीसिस लिखने वाले बोल सकता हूँ मैं, या फिलोसफर बोल सकता हूँ मैं। और आर्नोल्ड ट्रेबैनी भी उनके बाद ही आए थे। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड पे नए लेखक आए। नए लेखक कौन से, जो हमें आपकी किताब में देखने को मिलेंगे, टी.एस. ऑस्टिन है, उसके बाद पॉल मोंट्यूक है, हेरिक हब्सबम है। इन लोगों ने द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत तगड़ी स्टडी करी और 1750 से लेके, ऐसा बोला जाता है 1780 से लेके 1860 के बीच में जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वो सही मायने में वो इंग्लैंड के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्योंकि पहले इंग्लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे मशीनों के कटपुर्जे ही बनाए जाते थे या छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन 1780 से 1860 के बीच में सही मायने में कॉटन, लोहा, कोल, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, विदेशी व्यापार, ये सब जो हुआ ना, वो इंग्लैंड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो इसीलिए इन्होंने इन सभी बातों को सच माना और इन्होंने भी अपनी किताबों के अंदर ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के इतिहास में बहुत टर्निंग पॉइंट था। तो ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ें क्या बड़े बड़े राइटर्स, क्या बड़े बड़े लोग क्या भारत में नहीं थे? भारत में भी तो इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकता था, बट इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर ही क्यों हुआ ऐसा, जबकि हमारे भारत में कोई कमी नहीं थी, अमेरिका के देशों में कोई कमी नहीं थी, यूरोप की बहुत सारी कंट्रियाँ थी उनमें कोई कमी नहीं थी, है ना। तो उनमें से एक कारण दे रखा है, हमें उस कारण को समझना है कि वाई ब्रिटेन ही एक ऐसा हिस्सा क्यों है जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक्सपीरियंस झेला, है ना। तो उसे हमें समझना होगा थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाके। तो क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक ही राजा का शासन चल रहा था उस टाइम पीरियड पे, किंग जॉर्ज थर्ड का,
और पूरा का पूरा ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के अंदर मैं बोल सकता हूँ इंग्लैंड का हिस्सा भी आता था, वेल्स का हिस्सा भी आता था और स्कॉटलैंड का हिस्सा भी आता था। ये पूरा का पूरा एक ही हिस्सा था और यहाँ पे एक ही राजा यानी कि एक ही किंग जो था राज करता था। और इसकी वजह से पूरे के पूरे स्टेट के अंदर यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही लॉ एंड ऑर्डर था। आप देख सकते हो एक ही लॉ एंड ऑर्डर था और साथ में एक ही लॉ एंड ऑर्डर होने की वजह से एक ही करेंसी का इस्तेमाल होता था पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर। और साथ में यहाँ पे एक ही मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मार्केट थी, सारे लोग एक ही मार्केट एक ही बाज़ार व्यवस्था के अंदर काम करते थे। और यहाँ पे राजा का शासन होने की वजह से यहाँ पे किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी, यानी कि ब्रिटेन के आसपास के इलाके से कोई भी माल गुजरता था तो उस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन कभी भी कोई टैक्स नहीं लेता था। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इंग्लैंड के अंदर ट्रेडिंग सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। इंग्लैंड के अंदर बाहर का व्यापार बहुत तेज़ी से आने लग गया था और इंग्लैंड खुद अपना सामान बाहर की कंट्री में बेचने लग गया था। अब दोस्तों ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अगर कारखाने या इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो उन्हें लेबर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उसका एक अलग है। क्योंकि ये हुआ था 17वीं सेंचुरी के अर्ली टाइम पीरियड में, क्योंकि राजा का शासन उस टाइम पीरियड में था। लेकिन दोस्तों 18वीं सेंचुरी के अंदर कहानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। 18वीं सेंचुरी के अंदर ये बोला जा रहा था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, मैं कह सकता हूँ, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं रॉक का। मान लो कि ये बहुत बड़ा ज़मींदार है, इसकी अपनी खुद की कोठी है, तो बड़े बड़े जो पूंजीपति बड़े बड़े लैंड ऑनर्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी के पास, अपनी ये इनकी प्रॉपर्टी है, तो पहले तो यहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के साथ बड़े बड़े फार्म्स खरीदने चालू कर दिए। आप देख सकते हो पहले ये सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन बाद में इन्होंने पूरा फार्म खरीद लिया, पूरा इलाका खरीद लिया। तो जब ये पूरे इलाके खरीद लेते थे तो इनका पूरी ज़मीन पे कब्जा हो जाता था, क्योंकि ये ज़मीनें इन्होंने खरीद ली है। तो बेचारे जो लोकल लोग होते थे जो इन ज़मीनों के ऊपर अपने जानवरों को चराते थे या एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाते थे, मतलब खाने पीने के लिए, तो उन बेचारों को उन ज़मीनों को छोड़ना पड़ जाता था। तो ऐसे सिस्टम की वजह से जब फार्म बड़े बड़े ज़मींदार लैंड ऑनर्स के द्वारा परचेज़ कर लिए जाते थे, तो जो लोग बेचारे इनकी ज़मीन पे, जो बेचारे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी और उन किसानों को अपने जो भेड़ होती थी, गाय होती थी, पशु होते थे, एनिमल्स होते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए इन स्थानों पे लेके आना पड़ता था। लेकिन अब उनके पास कोई परमिशन नहीं रह गई, तो बेचारे जो ग्रेजिंग एनिमल के ऊपर डिपेंड होते थे अब उनका रोज़गार छिन गया, क्योंकि अब कॉमन लैंड रह नहीं गया था इंग्लैंड के अंदर और बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने ज़मीनों को खरीद लिया था। तो दैट इज़ वाई दे हैड टू सर्च फॉर जॉब एल्सवेयर। इसी वजह से उन्हें अब क्या करना पड़ रहा था, उन्हें अब क्या कहते हैं, उन ज़मीनों को छोड़कर मजबूरन काम धंधे की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट होना पड़ रहा था। तो शहर, क्योंकि कहानी इंग्लैंड की बताई जा रही है, तो जो लोग इंग्लैंड के गाँव में रहते थे अब वही लोग शहरों की तरफ आना चालू हो रहे थे। तो शहरों की तरफ जब आना चालू होते दोस्तों, तो कहानी कब की है, 1750 से 1860 थी, यानी कि 1870 की कहानी है। तो जब यूरोप के बहुत बड़े हिस्सों के अंदर लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो ब्रिटेन के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन के अंदर भी यही थी कि लोगों को गांव से शहरों में शिफ्ट होना पड़ रहा था। उसका एक कारण मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े लैंड ऑनर्स जो थे वो ज़मीनें खरीद लेते थे और जो उनकी ज़मीनों पे अब घासों को चारा खिलाने के लिए खुले जानवर छोड़ सकते थे वो अब नहीं छोड़ सकते थे। इसकी वजह से 1750 से 1800 के टाइम पीरियड में ये देखा गया कि ब्रिटेन के 11 शहरों के अंदर बहुत तेज़ी से ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, उनके शहरों के अंदर 1801 से लेके 1901 तक बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ने लग गई। जो लोग गांव के अंदर रहते थे वो लोग शहरों के अंदर आने लग गए। तो जब शहरों के अंदर आने लग गए तो उनको रोज़गार करना पड़ेगा, रोज़गार करने के लिए वो काम करेंगे। अब काम सस्ता हो या महंगा हो उन्हें करना पड़ेगा। तो दोस्तों लंदन उनमें से एक ऐसा शहर बना जो बहुत ही बड़ा शहर था और उसमें बहुत ही बड़ी आबादी रहने लग गई थी। आबादी मैं कह सकता हूँ कम से कम उस समय 50 लाख से लोग ज़्यादा रहते थे उस टाइम पीरियड पे भी। तो इसी वजह से लंदन शहर इतना ज़्यादा फेमस हो गया। लंदन सभी शहरों में से बहुत बड़ा शहर था
और देश का एक बाज़ार का केंद्र मैं बोल सकता हूँ। बाकी शहरों के मुकाबले में लंदन में बाज़ार का केंद्र बड़ा था और इसकी वजह से लोग लंदन भी शिफ्ट होने लग गए थे। तो इस हिसाब से लंदन के अंदर मैं बोल सकता हूँ ब्रिटेन एक रीज़न इसलिए बन पाया क्योंकि लोग माइग्रेट होकर लंदन में आने लग गए और वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्लो ऑफ लेबर बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो जब लंदन बहुत तेज़ी से बढ़ गया और वहाँ पे मैं कह सकता हूँ लोगों का माइग्रेशन होने लग गया, तो विश्व के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ प्लेस हो गया, है ना। अब क्योंकि अगर पास्ट की बात कर ली जाए तो पहले शुरुआती समय में ये मेडिटेरियन सी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा मेडिटेरियन सी, और 3 कॉन्टिनेंट में पहला हुआ साम्राज्य यहाँ पर था। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोस्टल लाइन आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कोस्टल लाइन थी और पानी के हिस्से में सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं पे होता था। कोई भी कंट्री होती थी वो यहाँ पे आके, यहाँ से यहाँ पे आके, यहाँ से यहाँ पे आके व्यापार कर सकती थी, बिजनेस कर सकती थी। तो ये तो थी कब की बात, ये थी 18वीं सेंचुरी की बात। उस टाइम पीरियड पे मैं बोल सकता था कि इटली जो था केंद्र था, फ्रांस और बाद में आसपास की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती थी वो यहीं पे आके क्या कहते हैं व्यापार करती थी या बिज़नेस करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस्टल लाइन आप देख सकते हो बहुत बड़ी थी और इस कोस्टल लाइन का इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता था, है ना। लेकिन दोस्तों 19वीं सेंचुरी तक आते आते ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हो गया इस इलाके में, जिससे आप एक छोटा सा ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? उसका रीज़न आपने सबसे शुरुआत में ही पढ़ लिया था। तो यहाँ पर अब यहाँ पे जो ब्रिटेन था उसने पूरी तरीके से सारा का सारा बिजनेस कैप्चर कर लिया। और साथ में यहाँ पे आपको एम्स्टर्डम दिखाई देगा, यहाँ पे नीदरलैंड के पास। तो एम्स्टर्डम एक ऐसा प्लेस था जो लोगों को पैसा देता था, यानी कि किसी को बिजनेस करना होता था तो एम्स्टर्डम पैसा दे देता था, उसकी प्लेस पे ऋण लोन दे देता था। लेकिन जिस तरीके से लंदन के अंदर बिज़नेस बढ़ने लग गया था, लंदन के अंदर लोगों की माइग्रेशन बढ़ने लग गई थी, तो यहाँ बिज़नेस बहुत तेज़ी से होने लग गया था। और जब बिज़नेस बहुत तेज़ी से हो गया तो सारी कंट्रियाँ, आसपास की कंट्रियाँ, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आसपास की कंट्रियों में से आप देख सकते हैं इंग्लैंड है, अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, इन सभी कंट्रियों से एक ट्रायंगुलर ट्रेड होने लग गया था। किसका? ब्रिटेन का। इसकी वजह से, क्योंकि पहले इधर के हिस्से में ट्रेड होता था, इधर के हिस्से में ट्रेड होता था, लेकिन अब वो इस हिस्से में ट्रेड होने लग गया। तो इसकी वजह से ब्रिटेन जो था बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। और यहाँ पर कोस्टल लाइन के अंदर अगर बिज़नेस हो रहा है तो रेलवे लाइन से नहीं हो रहा था, ये आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बहुत तेज़ी से नहरों का निर्माण होने लग गया और पानी के थ्रू लोगों ने ट्रेड करने लग गए यहाँ पर, पानी के थ्रू। तो पानी के थ्रू लोगों को ट्रेड मिल गया, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिला कि नदियों को एक अच्छा नेटवर्क मिला और उसके थ्रू बहुत तेज़ी से आवाजाही होने लग गई। रेलवे लाइन के कंपैरिजन में देखा जाए तो नहरों से ट्रेड करना सस्ता पड़ता था। उस समय रेलवे लाइन का मैं बोल सकता हूँ शुरुआत हो रही थी, लेकिन पूरी तरीके से रेलवे लाइन नहीं बिछी थी। तो जब पूरी तरीके से रेलवे लाइन नहीं बिछी थी तो उस समय पे सिर्फ और सिर्फ पानी के थ्रू ही ट्रेड होता था और बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होता था। तो ऐसा बोला जाता है कि इंग्लैंड के अंदर 724 के बीच तक से लेके 1800 तक आते आते लोगों ने 1 लाख लोगों ने उस समय पे कोस्टल लाइन के ऊपर व्यापार करना चालू कर दिया था। तो ये कोस्टल लाइन आपको इसकी दिख रही है, इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप अगर इंग्लैंड का बड़ा मैप लेंगे, ब्रिटेन का बड़ा मैप लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी कोस्टल लाइन भी बहुत बड़ी है। और साथ में खुद ब्रिटेन के अंदर कैनल मेनिया, कैनल्स ही कैनल्स बनाई गई थी, नहर ही नहर बनाई गई थी। और ब्रिटेन के लोकल लोग जो होते थे दोस्तों, वो कम से कम 15 मील की दूरी में उन्हें बहुत आसानी से नदियाँ या कैनल्स मिल जाती थी, जिससे वो मैं बोल सकता हूँ कोस्टल लाइन तक बहुत आसानी से पहुँच जाते थे। तो यानी कि यहाँ पर बिज़नेस की वजह से कैनल्स का भी इफ़ेक्ट देखने को मिला था ब्रिटेन के अंदर। कब? 18वीं सदी से पहले तक। तो इसकी वजह से नदियों का विकास भी बहुत तेज़ी से होने लग गया था, जिसकी वजह से सामान को लाना ले जाना बहुत आसान हो गया था। अब क्योंकि शुरुआती समय में आपको ये एम्स्टर्डम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम पहले क्या करता था, लोगों को लोन दिया करता था, चाहे वो कोई सी भी कंट्रियाँ होती थी। लेकिन अब एम्स्टर्डम की जगह यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर बैंक बन गया और यहाँ पे कंट्री जो थी फाइनेंशियली सिस्टम बना चुकी थी। और इंग्लैंड ने सबसे पहले 1947 के अंदर बैंक बनाया।
उसी के कुछ सालों के बाद 1784 तक 100 बैंक और बन गए, जो लोकल मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे प्रोविज़न के अंदर थे। और 1820 तक आते आते 600 बैंक से ज़्यादा बैंक बन गए थे, ठीक है, जिसे आप बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जब बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से बैंक बहुत फेमस हो गए और 600 ज़्यादा बैंक बन गए, तो लोगों को अब यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर लोन भी मिलने लग गया। तो ब्रिटेन के अंदर अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बहुत सारे कारणों में से कुछ ऐसे कारण हैं। नंबर 1 कि लोगों को लेबर मिल गई थी बहुत सस्ती, क्योंकि ये वही लोग थे जो बेचारे विलेजेस के अंदर रहते थे लेकिन काम की तलाश में अब उन्हें गांव से हट के शहरों की तरफ आने लग गए। इसकी वजह से जो लंदन था उसमें आबादी बढ़ी और बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। दूसरा, पैसों के लिए बैंकों ने लोन देना चालू कर दिया, बिज़नेस के लिए भी और लोकल कामों के लिए भी। और तीसरा जो था वो था हमारे पानी के जहाज़ों के थ्रू बहुत तेज़ी से व्यापार होना, जिसकी वजह से एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री से बहुत आसानी से जुड़ने लग गए थे, है ना। तो इसका भी हमें फ़ायदा हुआ। ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो ये 3 चीज़ है जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन के अंदर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। अब क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 1782 से लेकर 1800 बीच में लगभग 26,000 आविष्कार हुए थे, लेकिन इन आविष्कारों में से कुछ ऐसे आविष्कार थे जिन्होंने ब्रिटेन को एक टर्निंग पॉइंट पे ला खड़ा किया, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन इंडस्ट्री, लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ। स्पिनिंग वीविंग ऑफ कॉटन, कॉटन को कताई करना और बुनाई करना सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। भाप की शक्ति से रेलवे लाइन का आना, ये सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ। तो सोचिए, ये एक ऐसे आविष्कार हैं जिन्होंने अलग ही नेक्स्ट लेवल पे ही इंग्लैंड को डेवलप कर दिया था। तो दोस्तों, हमारे भारत के अंदर खुद सबसे पहले रेलवे लाइन बनाने वाले इंग्लैंड ही हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करिए और ये बताने की कोशिश करिए कि भारत के अंदर सबसे पहले रेलवे लाइन जो थी वो कब बनी थी, कौन सी कंट्री और कौन से स्टेट में सबसे पहले चलाई गई थी और कौन से ईयर में सबसे पहले चलाई गई थी। वो भी इंग्लैंड ने ही बनाई थी जब उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था। तो दिस इज़ अ इंट्रो वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और हम पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी 26,000 इन्वेंशन हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटेन के अंदर ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कोयले से लोहा बनाया गया था, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।